बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रांसफ़र फंक्शन फॉर इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम और मैकेनिकल सिस्टम सेपरेटली हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे हम कम्बिनेशन पढ़ेंगे। वी मूव टू सिस्टम दैट आर हाइब्रिड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वेरिएबल्स, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। तो इसमें इलेक्ट्रिकल के वेरिएबल्स भी होंगे, मैकेनिकल के भी होंगे, तो दोनों की कम्बिनेशन होगी। तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल है। ए मोटर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट दैट यील्ड्स ए डिस्प्लेसमेंट आउटपुट फॉर ए वोल्टेज इनपुट। यहाँ पे अगर हम मोटर को देखें तो हमारे पास इनपुट पे वोल्टेज होती है, लेकिन आउटपुट पे ये रोटेशन देती है। सो इनपुट इसकी इलेक्ट्रिकल है और आउटपुट इसकी मैकेनिकल। सो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। तो हम इसके लिए एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम के लिए हम ट्रांसफ़र फंक्शन डिराइव करेंगे फॉर ए स्पेसिफिक केस ऑफ आर्मेचर कंट्रोल डीसी मोटर। तो आर्मेचर कंट्रोल डीसी मोटर के लिए हम यहाँ पे ट्रांसफ़र फंक्शन डिराइव करेंगे। आपको याद रहे कि डीसी मोटर में क्या होता है, आर्मेचर होती है, आर्मेचर में आर्मेचर रेजिस्टेंस और आर्मेचर इंडक्टेंस होती हैं, और यहाँ पे हमारे पास परमानेंट मैग्नेट होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है जो कि फ़िक्स होती हैं, नॉर्थ साउथ पोलैरिटीज़ फिक्स होती है। यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई हो जाती है। सो अगर हम ये वोल्टेज अप्लाई कर दें तो यहाँ आर्मेचर में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है जो इंटरेक्ट करती है इस फिक्स्ड फील्ड के साथ। तो एज ए रिज़ल्ट ऑफ दैट हमारे पास रोटेशन आ जाती है। तो एक हमारे पास मोटर टार्क होती है Tm, और एक होती है मोटर रोटेशन θm, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अप्लाइड वोल्टेज की वजह से टार्क लगती है। एज ए रिज़ल्ट ऑफ दैट टार्क जो शाफ्ट होती है ऑफ द आर्मेचर वो रोटेट करती है। तो आगे जाके इसको हमने डिराइव करना है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे वोल्टेज इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। जितनी हम वोल्टेज बढ़ाएंगे एज ए रिज़ल्ट ऑफ दैट हमारे पास स्पीड बढ़ती जाएगी। तो जो ही हम वोल्टेज बढ़ाएंगे स्पीड बढ़ती जाएगी। यहाँ पे V भी जो है बैक EMF है, और दिस इज़ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एंगुलर और के भी जो है वो कांस्टेंट है। अगर इसी को हम इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें ज़ीरो, कंसीडरिंग ज़ीरो इनिशियल कंडीशंस, तो वी बी ऑफ एस इज इक्वल टू के बी, डेरिवेटिव जगह एस आ जाएगी और थीटा एम ऑफ एस। तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम एक ये इक्वेशन बनाना चाहें, सीरीज सर्किट है, तो अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू आर्मेचर, इंडक्टेंस इंटू आर्मेचर इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये बैक EMF। इन तीनों का अगर सम ले ले, करंट इन तीनों ड्रॉप्स का अगर सम ले ले, सो दैट विल बी इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। तो ये इक्वेशन यहाँ पे हम देखते हैं कि आर ए इंटू आई ऑफ एस, इस तरह एल ए एस इंटू आई ऑफ एस प्लस वी बी ऑफ एस इज इक्वल टू ई ऑफ एस। नाउ टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आर्मेचर करंट। यहाँ पे जो आर्मेचर करंट है टार्क इस पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। जितनी आर्मेचर करंट ज़्यादा होगी तो टार्क डेवलप भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ से अगर हम आई ए निकाल दें, सो आई ए विल बी इक्वल टू 1 ओवर के टी इंटू टी एम ऑफ एस। दिस इज मोटर टार्क इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट ये हो जाएगी। अब इसी टार्क को इसी आर्मेचर करंट की जगह ये
अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें कौन से इक्वेशन में, इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, दिस वन। तो यहाँ पे जो हमारे पास थीटा एम ऑफ एस है दैट इज़ आउटपुट, यह हमारे पास आउटपुट है जो कि मोटर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और इनपुट हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज है। यहाँ पे एक सिस्टम दिखाया गया है जिसमें ये मोटर का इनर्शिया है, ये विस्कस फ्रिक्शन है ऑफ द मोटर, यहाँ पे मोटर टार्क है टी एम, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ऑफ द मोटर थीटा एम ऑफ एस। तो यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ का आर्मेचर करंट हमने यहाँ पे टार्क लिख लिया। अब इस टार्क की जगह हम इस टार्क को हमने रिप्लेस करना है बाय दिस एंगल। तो इसके लिए इसी फिगर को हम जाके यहाँ इस फिगर के लिए ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो इम्पीडेंसेस है वो जे एम है और डी एम है। तो जे एम स्क्वायर प्लस डी एम एस इंटू थीटा एम ऑफ एस इज इक्वल टू टार्क। तो टार्क की जगह हम इसकी ये वैल्यू पुट करेंगे, जे एम एस स्क्वायर प्लस डी एम एस इंटू थीटा एम ऑफ एस उस इक्वेशन के अंदर, और हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, विल गेट दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे आर ए प्लस एल ए एस, इंडक्टर को अगर हम कंपेयर कर दें रेजिस्टेंस के साथ तो इंडक्टेंस बहुत ही कम होगी और ये भी हमें पता है कि इन केस ऑफ डीसी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है वो ज़ीरो होती है, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो एल ए को अगर हम इग्नोर कर दें तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये बन जाएगी। अब इसी को मज़ीद अगर रीअरेंज कर दें, सो दिस शुड बी आवर फाइनल ट्रांसफ़र फंक्शन where output is the theta m of s, input is the applied voltage E A of s। अच्छा, एक बात याद रखें कि यहाँ पे चंद कांस्टेंट हैं हमारे पास, के टी एक कांस्टेंट है और इस तरह के बी भी एक कांस्टेंट है। आर ए तो आर्मेचर रेजिस्टेंस है, जे एम मोटर इनर्शिया है, डी एम मोटर विस्कस फ्रिक्शन है। सो के टी और के बी ये दो कांस्टेंट हैं, इन्हीं को फाइंड करने के लिए हम आगे चलते हैं। अच्छा, मोटर इनर्शियाज जो है जे एम और डी एम ये कम्बिनेशन है। कम्बिनेशन किस चीज़ के हैं? ये डी ए और जे ए, यानी जो आर्मेचर इनर्शिया है और आर्मेचर विस्कस फ्रिक्शन है डी ए उसकी, और लोड इनर्शिया और लोड विस्कस फ्रिक्शन, इन दोनों को अगर हम कंबाइंड कर दें तो इससे हमारे पास जे एम और डी एम आ जाएगी। सो इस इक्वेशन के अंदर हम देख सकते हैं कि जब दोनों को हमने शिफ्ट कर दिया है आर्मेचर की तरफ तो हमारे पास जे एम इसके बराबर है और डी एम इसके बराबर है। अच्छा, अब रह गई बात के टी और के बी की। तो के बी और के टी अगर हम फाइंड कर दें अच्छा, अब हम फाइंड करते हैं के टी और के बी की वैल्यूज़। तो के टी और के बी की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए इसी इक्वेशन को लेते हैं। ये इक्वेशन कहाँ से आए हैं? ये ऊपर हमने इसको डिराइव किया था। ये रिलेशन है, दिस रिलेशन। इसी रिलेशन से अगर हम एल ए को काट दें तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगी, दिस वन। ये आर ए बाई के टी टी एम ऑफ एस इज इक्वल टू के बी एस थीटा एम ऑफ एस इज इक्वल टू ई ऑफ एस। तो इसी को अगर हम टाइम डोमेन में शिफ्ट कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, और
आसानी के लिए टी को हम इग्नोर करते हैं, हमारे पास रिलेशन ये होगी दिस वन, और इसी से अगर हम टी एम को निकाल दें सो टी एम इज इक्वल टू, रीअरेंज कर दे इक्वेशन को, ये चीज़ आएगी। अब ये इक्वेशन जो है ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो कि टार्क और एंगुलर स्पीड के दरमियान रिलेशन को शो कर रही है। तो इसलिए अगर हम इन कर्व्स के ऊपर जाए जिसको हम डायनामोमीटर से फाइंड कर सकते हैं ये कर्व्स, तो फॉर स्पेसिफिक वोल्टेज, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे वोल्टेज हमारे पास 100 है, सो ये कर्व अगर यहाँ पे वोल्टेज लेट सपोज 50 है, 50 वोल्ट्स, तो रिलेशन ये होगी। अच्छा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पीड 0 है, स्टाल टार्क के ऊपर स्पीड कितनी है, 0 है, और इस तरह नो लोड स्पीड के ऊपर टार्क 0 है। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर हम यहाँ पे अगर हम ओमेगा एम को 0 बना दें सो टी स्टाल वुड बी इक्वल टू के टी बाई आर ए इंटू ई ए, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे टी स्टाल भी हम फाइंड कर सकते हैं, पहले से फाइंड की होगी डायनामोमीटर टेस्ट के ज़रिए से। अप्लाइड वोल्टेज का भी हमें पता होगा आर्मेचर रेजिस्टेंस का, तो के टी हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर इस इक्वेशन के अंदर हम टार्क को 0 ले लें सो ओमेगा एम भी हम फाइंड कर सकते हैं, which would be equal to, ये बराबर होगी ई ए बाई के बी। सो के बी यहाँ से नो लोड स्पीड का हमें पता होगा, अप्लाइड वोल्टेज का पता होगा, और के बी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास कांस्टेंट हैं इसको भी हमने फाइंड कर दिया है। जेएम डीएम भी फाइंड कर सकेंगे इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर एम्पीडेंसेस एंड लोड एम्पीडेंसेस। तो नेट जो हमारा रिजल्ट होगा विच इज़ आवर ट्रांसफ़र फंक्शन, तो इसी तरीके से हम ट्रांसफ़र फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ अगर जाएं तो इसी एग्जांपल के अंदर हमारे पास डिफरेंट इनर्शियाज गिवन हैं। देखें यहाँ पे लोड इनर्शिया गिवन है, विस्कस फ्रिक्शन ऑफ द लोड गिवन है, इस तरह जो गियर्स हैं टीथ हैं वो भी गिवन हैं, जो आर्मेचर इनर्शियाज हैं वो भी गिवन है, स्टाल टार्क और नो लोड स्पीड, और अप्लाइड वोल्टेज 100 पे है वो भी गिवन है। तो सब चीज़ें गिवन है, जस्ट इसको हमने पुट करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर हम इन तमाम वैल्यूज़ को पुट कर दें तो हमारे पास ये ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम को स्टॉप करते हैं। इसी के लिए आपने बाकी एग्जांपल्स भी देखने हैं।